गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की कक्षा में हम संधि पढ़ेंगे। संधि जैसा नाम से ही पता चलता है, जोड़ या मिलना। दो वर्णों के परस्पर मेल या संधान को संधि कहते हैं। अब ये वर्ण कौन से होते हैं? वर्ण वे स्वर भी हो सकते हैं और व्यंजन भी हो सकते हैं। जब स्वरों का मेल होता है तो स्वर संधि बनती है और व्यंजनों का मेल होता है तो व्यंजन संधि बनती है। आज हम इन्हीं को विस्तार से पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहा जाता है और ये संस्कृत में हमारे 3 प्रकार की संधियां होती हैं। अच यानी स्वर संधि, हल अर्थात व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 संधियां हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अच संधि से शुरुआत करते हैं। आज की कक्षा में हम अच संधि और उसके सभी भेदों को विस्तार से पढ़ेंगे। पहली संधि है आपकी अच संधि। दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण जो प्राप्त वर्ण विकार है वह स्वर संधि कहलाता है। अर्थात जब दो वर्णों का परस्पर मेल होता है तो उसके मेल से जो वर्ण में परिवर्तन होगा, जो शब्द में परिवर्तन होगा, वह हमारा स्वर संधि कहलाएगा। अब स्वर संधि के 8 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव। किंतु आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ 7 संधियां हैं। पर रूप तक प्रकृति भाव आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, तो हम सिर्फ पर रूप संधि तक ही पढ़ेंगे, प्रकृति भाव नहीं पढ़ेंगे। अर्थात 7 संधियां पढ़ेंगे। पहली संधि शुरू करते हैं। पहली संधि है आपकी दीर्घ संधि, जिसका सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घः। किसी भी संधि को सूत्र से पढ़ने का कारण यह है कि एक सूत्र में पूरी परिभाषा समाहित होती है। जैसे यहाँ पर अकह यदि हमने कहा तो अकह कहने से उसके चारों वर्णों यानी चारों स्वरों की पहचान होती है। अ, ई, उ तथा री और री। इसमें ये चारों 5 हमारे स्वर आ जाते हैं, अ से लेकर री तक। और सवर्णे का अर्थ है समान स्वर और दीर्घ का अर्थ है दीर्घ स्वर। तो अकह के बाद यदि समान स्वर आता है तो उन दोनों स्वरों को मिलकर दीर्घ हो जाता है। अब विस्तार से पढ़ते हैं। यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ तथा री और री स्वरों के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री और री आए तो दोनों स्वर मिलकर क्रमशः आ, ई, उ तथा री हो जाते हैं। जैसे अ और आ प्लस अ और आ बराबर आ, उ और उ प्लस उ और उ बराबर आ उ, ई प्लस ई और ई बराबर मिलकर बने बड़ी ई, और री तथा दीर्घ री, फिर दीर्घ री और स्वर ह्रस्व री मिलकर बने दीर्घ री। तो इस प्रकार दो स्वरों के यानी समान स्वरों के मेल पर दीर्घ स्वर बनता है। अब हम इसे उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय अर्थात पुस्तक के क में जो है ह्रस्व आ है और आलय के आ में दीर्घ आ है, तो दोनों मिलकर बने दीर्घ आ, तो शब्द बना हमारा पुस्तकालय। इसी प्रकार विद्याधन अर्थी, तो शब्द बनता है विद्यार्थी। कपीधन ईश, यहाँ पर ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलकर बड़ी ई बना है। तो इस प्रकार समान स्वरों के मिलने से दीर्घ संधि होती है। अब दूसरी संधि हम पढ़ते हैं गुण संधि। गुण संधि का सूत्र है आद गुण। आद आद से तात्पर्य है आ और आ। यहाँ पर दो स्वरों के लिए आद शब्द का प्रयोग हुआ है। अ या आ के बाद यदि ई और ई, उ और उ और री और री वर्ण आए तो इन दोनों के स्थान पर इनको गुण आदेश हो जाता है। गुण से अर्थात ए, ओ, अर और अल हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे अ के बाद ई आएगा तो ए हो जाएगा, आ के बाद उ आएगा तो ओ हो जाएगा, आ के बाद री आएगा तो अर हो जाएगा, और आ के बाद ली आएगा तो अल हो जाएगा। अब इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। उपधन इंद्र, उप के प में अ है और इंद्र के ई, तो अ और ई मिलके क्या बना? ए बना, तो शब्द हमारा बनता है उपेंद्र। इसी प्रकार परीक्षा धन उत्सव, तो परीक्षा का आ और उत्सव का उ, इन दोनों को मिलकर बन गया ओ, तो शब्द बनता है परीक्षोत्सव। इसी प्रकार कृष्ण प्लस रिद्धि, तो कृष्ण का अ और रिद्धि का री मिलकर बना कृष्णर्द्री, है ना। ऐसे ही मम
प्लस लकार, तो मम का अ और लकार का ली, तो मिलकर बना ममलकार। तो ये इस प्रकार आपके अ और ई और उ और री मिलकर ए, ओ, अल और अर हो जाते हैं। अब अगली हमारी संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में हमें अ या आ के बाद यदि ए, आई, ओ, औ आए तो पूर्व एवं पर वर्ण के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। जैसे अ प्लस ए तो आई, अ प्लस ओ तो औ, है ना। अब इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। जन धन एकता, जन एकता। अब यहाँ पे जन का अ और एकता का ए, ये दोनों मिलकर आई बना, तो शब्द बना हमारा जन एकता। इसी तरह गंगा धन एशा, तो गंगा का आ और ए मिलकर बना आई, तो गंगईशा। महा धन ऐश्वर्य, तो महा का आ और आई, ऐश्वर्य का आई मिलकर बना महेश्वर्यम। महाधन औषधि, महा का आ और औषधि का औ मिलकर बना महौषधि। तो यहाँ सभी जगह हमारे जो स्वर हैं, हमारे दाहिनी तरफ आ है और बाईं तरफ हमारा इसमें ए, आई, ओ और औ है। तो जब वो दोनों स्वर मिलेंगे तो दीर्घ स्वर बन जाएगा। दीर्घ स्वर कौन सा बनेगा? सिर्फ आई और औ बनेगा, ये ध्यान रखना है आपको। अब यदि इस वृद्धि संधि में ही हमारे यदि अ या आ के बाद री और री आए तो री को वृद्धि आदेश होकर आर बन जाता है। अभी तक तो हमने पढ़ा वृद्धि आदेश किस में होगा? ए और आई में, लेकिन अब वृद्धि आदेश कहाँ हो रहा है? यहाँ पर आर में। कब होगा? यदि आपके ये चार शब्द होते हैं आपके उदाहरण में, जैसे प्रधन ऋच्छति तो प्राच्छति, कंबल धन ऋणम तो कंबलार्णम, सुख धन ऋतः तो सुखार्थ, वसन धन ऋणम तो वसनार्णम, है ना। तो इस प्रकार आपके ये स्वर मिलकर यहाँ पर वृद्धि आदेश होता है। अगली संधि है आपकी यण संधि। यण संधि का सूत्र है इको यणची। इको यणची का मतलब है इक को यण आदेश हो जाता है। आप इक अर्थात ई, उ, री और री, ये आपके इक में आते हैं और यण में आते हैं आपके यरा लव। तो इक को यण कैसे होता है उस परिभाषा से हम समझ लेते हैं। यदि ई, उ, री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो असमान स्वर आने पर जो आगे वाला हमारा ई, उ, री है, इनको यर लवा में बदल जाएंगे। जैसे ई प्लस ई बराबर कोई भी अच आया तो ई को य बन जाएगा, उ के बाद कोई भी अच स्वर वर्ण आया तो व बन जाएगा, री के बाद कोई भी स्वर आया तो उसको र बन जाएगा, और री के बाद कोई स्वर आया तो उसको ल बन जाएगा। इसके उदाहरण देख लेते हैं। अति धन उत्तम तो अति उत्तम, इति धन अत्र तो इत्यत्र, सुधी धन उपास्य तो शुद्धि उपास्य, इसी प्रकार गुरु धन आदेश तो गुरुवादेश, है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पर देखिए, आपने ध्यान दीजिए कि जहाँ ई थी तो उसको य बना, ऊ थी तो उसको व दिखाई दे रहा है ना। ये नदी उद्गम में आपको दिखाई दे रहा है, नदी का ई है ये य बन गया, ठीक है। और सु में जो ऊ था हमारा व बन गया, तो हमारा शब्द बना स्वागतम। तो इस प्रकार से गुरु धन आदेश में हमारा जो गुरु में र था, र में व है, ऊ है तो उसको व बनाए। पितरी में जो री की मात्रा लगी हुई है नीचे देखिए, इसको र आदेश हुआ है तो ये पितरे। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर जो ई, उ, री और री है, इनको य र लवा आदेश हो जाता है। इसके बाद में हमारी पांचवी संधि है अयादि संधि। अयादि संधि में हमें ए, आई, ओ, औ के बाद में यदि कोई स्वर वर्ण आता है तो ए, औ के स्थान पर अय, अव, आय और आव आदेश हो जाता है। जैसे ए धन अच तो आय, ए धन अच तो आय, ओ धन अच तो अव और औ धन अच तो आव। जैसे ने धन अनम तो ने का ए और अनम का अ, तो ने को क्या आदेश हो गया? आय आदेश हो गया, तो शब्द बना हमारा नयनम। हरे धन ए तो हरे का ए है तो उसको हम बन गया आय, तो शब्द बन गया हमारा हरय। जो पीछे ए दे रखा है वो मात्रा में परिवर्तित हो गया। अब इसी प्रकार है चेदन अनम तो चयनम, है ना। गई धन आयक तो गायक, विष्णु धन इही तो विष्णवी। तो इस प्रकार से हमारी अयादि संधि बनती है। इसमें ए को आय
ओ को अवराव हो जाता है। अगली संधि है हमारी पूर्व रूप संधि। यदि पंत पद के अंत में एंग, एंग से मतलब है ए और ओ आए और उसके बाद ह्रस्व से अ आए तो पूर्व एवं पर वर्णों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है तथा आकार को बताने के लिए हमें वहां पर अवग्रह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंते धन अपि तो अंते अपि, ते धन अत्र तो ते अत्र, विष्णु धन अत्र तो विष्णु अत्र और सो धन अवदत्त तो सो अवदत्त। अब आप यहाँ पर देखिए कि आगे वाले पद में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, वो हमने ऐसे ही लिखा है पूरा का पूरा। बस अंतर यहाँ पर परिवर्तन कहाँ हुआ है, जो पीछे अ दे रखा है उसको हमने अ न लिखकर उसको अवग्रह बना दिया है। तो पूर्व रूप की हमेशा पहचान ये होती है कि उसमें अवग्रह बन जाता है पीछे वाले अ का। अब हमारी अंतिम संधि है पररूप संधि। पररूप संधि में क्या है, यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ स्वर हो जिसके प्रारंभ में ऐसी धातु आ जाए तो दोनों स्वरों के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है, अर्थात क्रमशः ए और औ हो जाता है। जैसे हमने कहा प्र, अकारांत उपसर्ग है प्र, इसके आगे कोई मात्रा नहीं है, सिर्फ अ है और इसके बाद में क्या आई हमारी ए से शुरू होने वाली एजते धातु। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, बस ये जो पीछे वाली ए की मात्रा है ये आगे प्र पे लग जाएगी तो हमारा शब्द बन जाएगा प्रेजते। और उपधन औषधि में उप में ओह लग जाएगा तो बन जाएगा उपोषति। तो इसको पहचानने का सबसे साधारण तरीका क्या है कि हमें बस ध्यान रखना है कि यदि किसी संधि में आगे उपसर्ग आ रहा है तो हम उसको बस पररूप संधि मानकर उसको कर देंगे। बस इसकी यही एक पहचान है पररूप की कि इसमें आपके आगे उपसर्ग होते हैं। इसी पररूप संधि का एक नियम और है, सकंतवादीषु पररूपम वाच्य। यह एक वार्तिक है। इसका मतलब है कि सकंदु आदि शब्दों में टी भाग का पररूप एकादेश होता है। अब सबसे पहले हमें यह जानना होगा ये टी भाग क्या होता है। तो टी भाग होता है जो प्रथम वर्ण है, अर्थात कि संधि के जो दो पद होते हैं, पहला पद और बाद में वाला पद, जो प्लस के निशान से पहला वाला पद होगा उसके जो अंतिम स्वर होगा, अंतिम स्वर की टी संज्ञा होती है। अब हमारे पास यहाँ शब्द है शक धन अंधु। अब शक में जो क है वो तो हलंत है, उसमें तो कोई स्वर है नहीं, तो हम उससे पहला वाला स्वर लेंगे यानी श का स्वर लेंगे तो हमारा क्या बना, वो अक हुआ, है ना। तो अक में जो अ है वो हमारा टी भाग होगा। अब ऐसे ही हमारा मनस शब्द है, मनस शब्द में स हमारा हलंत है तो हमने स से पहले वाला स्वर लिया तो अस हुआ, न का जो अ होगा वो मिलके अस बना तो अस हमारा टी भाग है। तो इस प्रकार ये जो टी भाग होते हैं ये अपने पिछले वाले स्वर में मिलकर पररूप एकादेश हो जाते हैं। कैसे, जैसे शक धन अंधु तो शकंदु, मनस धन ईसा तो मनीषा, कर्क धन अंधु तो करकंदु। इस प्रकार ये दोनों स्वर मिल जाते हैं और तब हमारी ये पररूप संधि का दूसरा भाग पूर्ण होता है। तो आज की संधि यहीं पर समाप्त करते हैं। ये आपके पाठ्यक्रम की स्वर संधि थी, आप इन्हें अच्छी प्रकार से देखिएगा और यदि आपको इसमें कुछ समझ में ना आए तो आप कक्षा में मुझसे पूछिएगा अवश्य। धन्यवाद बच्चों।